हाँ बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। जस्ट ए मिनट, पेन कहाँ गया अपना? ये रहा। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। अभी जो अपना 15 मार्च का पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, उसके अंदर हमने फर्स्ट ग्रेड के अंदर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज बचे हुए क्वेश्चंस को हम सबको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आगे मैं नेम रिएक्शन वाला जब टॉपिक का टेस्ट लूंगा उसमें कराऊंगा। तो 2 3 4 क्वेश्चन अभी मैं स्किप करूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन वाले टॉपिक से जुड़े हुए होंगे। ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो 36 टाइप का क्वेश्चन है, इसकी पूरी पूरी संभावना रहती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में इस तरह के क्वेश्चन आने की। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट ग्रेड लेवल पर पढ़ना है, तो मेरा कहना होता है कि आप केवल 3 बातें पढ़ लीजिए। एक तो एसिडिक ऑर्डर, अम्लीयता का क्रम जो आपको दिखाई दे रहा है ये। एक आप पढ़ लीजिए हेल-वेलॉड जेलेंस्की रिएक्शन, और एक आप पढ़ लीजिए ग्रिनियर अभिकर्मक की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जब भी आप एसिड और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ें, एसिड्स पढ़ें, तो उसके अंदर ये 3 बातें जरूर पढ़ लीजिए। और तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यहां मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे रखे हैं, उनके डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, और आपसे अम्लीयता का क्रम पूछा जा रहा है। तो हमें पता है, सीधा सा ऑर्डर हम सबने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीयता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के, और इनवर्स किसके होती है? +I के। इसमें भी मुझे सबसे पहले याद रखना होता है, मुझे डीएनपी रूल लगाना होता है। डीएनपी रूल क्या मतलब है? इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो मैथिल लगा हुआ है, उसका आपको पता है +I इफेक्ट है, वो तो अम्लीयता को कम करेगा। यहां मुझे दिखाई दे रहा है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है, यहां मुझे दिखाई दे रहा है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, यहां मुझे दिखाई दे रहा है फ्लोरो एसिटिक एसिड है, और यहां मुझे दिखाई दे रहा है ब्रोमो एसिटिक एसिड है, और ये आपका एसिटिक एसिड है। तो स्पष्ट बात है, यहां +I लग रहा है, यहां -I लग रहा है, यहां -I, यहां -I, और यहां -I। हमें पता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है जिसके साथ -I लग रहा हो, और वो कम एसिडिक होता है जिसके साथ +I लग रहा हो। इसका मतलब ए तो सबसे कम होगा। तो यानी मेरे को ये पता चल गया, मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, फर्स्ट और फोर्थ तो मेरे पास हो नहीं सकता। अब यहां भी अल्फा पोजीशन पे ट्राइफ्लोरो है, यहां भी अल्फा पोजीशन पर क्लोरो है, यहां अल्फा पोजीशन पे फ्लोरो है, और यहां अल्फा पोजीशन पे ब्रोमो है। इसका मतलब यहां डिस्टेंस वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि -I तो सभी जगह लग रहा है और सभी अल्फा पोजीशन पर लग रहे हैं। तो अब आप कौन सा रूल लगाओगे? डिस्टेंस वाला रूल नहीं लगाओगे, बल्कि क्या लगाओगे? नंबर वाला रूल लगाओगे। तो यहां कितने -I लग रहे हैं? 3। यहाँ एक, यहाँ एक, और यहाँ एक। आपको पता है जितना ज्यादा -I होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब कंफर्म वाली बात है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बी ज्यादा एसिडिक होगा। अब हमारा सीधी सी बात है, डीएनपी, डिस्टेंस, नंबर और पावर। अब नंबर तो खेल खत्म हो गया, क्योंकि यहां भी एक -I, यहां भी एक -I, और एक यहां भी -I। अब आप पावर पर आ जाएंगे, किसका -I ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा -I किसका? फ्लोरो का। फिर किसका नंबर है? क्लोरो का। फिर ब्रोमो का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो हुआ बी। बी के बाद कौन आएगा? डी। डी के बाद कौन आएगा? सी। सी के बाद कौन आएगा? ई। ई के बाद कौन आएगा? ए। इसीलिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में वो अभिक्रिया जिनके विलोपन द्वारा आप एल्कीन बना सकते हैं, वो हमें देखना है। तो पहली अगर आप बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है, सोडियम इथॉक्साइड। और हमें पता है जब भी अटैकिंग स्पीसीज स्ट्रॉन्ग बेस होती है, हमेशा विलोपन अभिक्रिया होती है। जैसे वो ऐसे भी लिख सकता था, एल्कोहली NH, एल्कोहली QH, और उसकी जगह यहां लिखा हुआ है क्या? सोडियम इथॉक्साइड। आपको पता है यहां विलोपन अभिक्रिया होगी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, ब्रोमीन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा और दूसरा बीटा, HBr यहां से निकलेगा और एल्कीन बनेगी। यानी पहली स्टेप में ए के अंदर तो आपको स्पष्ट दिख रहा है क्या बननी है? एल्कीन बननी है।
दूसरे के अंदर हमें यहाँ जलीय QH दे रखा है। देखो एल्कोहलिक QH जब दे रखा होता है तब तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करनी होती है, और जब जलीय QH दे रखा होता है, क्योंकि जलीय QH के द्वारा जो आपको न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड किया जा रहा है वो वीक न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपको पता है एल्किल हैलाइड में एक कंपटीशन होता है कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाए या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाए। तो वो डिपेंड इस बात पर करता है कि उसके ऊपर कैसा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो फिर सीधी सी बात है वो विलोपन अभिक्रिया दिखाता है, और वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। इसीलिए बी जो रिएक्शन होगी उसके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, उसके अंदर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ एल्कीन नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। इस Br की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो जिस जिसके अंदर बी है वो कट हो गया, तो मुझे पता चल गया ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मेरा आंसर तो सेकंड ही रहेगा। अब आप सी वाली रिएक्शन देखें, ये 3 डिग्री हैलाइड है, सोडियम मेथॉक्साइड यहां दे रखा है 3 डिग्री हैलाइड, और आपने स्ट्रॉन्ग बेस दिखा दिया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, ये अल्फा ये बीटा, सीधी सी बात है HBr बाहर निकलेगा और आइसोब्यूटिलीन बनेगी, विलोपन अभिक्रिया होगी। ये फिनॉल का ऑक्सीडेशन है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन सोडियम डाइक्रोमेट के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, तो सबने पढ़ा होगा पैराबेंजोक्विनोन बनता है। क्या बनता है, पैराबेंजोक्विनोन बनता है, PbQ बनता है। इसका मतलब ये हुआ बी और डी से आप एल्कीन नहीं बना सकते। आपने ए से बना लिया, सी से बना लिया और ई से बना लिया। सबने पढ़ा होगा ये अल्कोहल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल के अंदर जब 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर पाउडर डाला जाता है या कॉपर ट्यूब से अल्कोहल को पास किया जाता है, तो सबने पढ़ा होगा यहां पर क्या होता है, ये कॉपर वी हाइड्रोजनीकरण करता है, और जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है उससे एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने के कारण यहाँ एलिमिनेशन होता है, और फाइनली आपका क्या बन जाता है, एल्कीन्स बन जाती है। सबने पढ़ा होगा कॉपर वी हाइड्रोजनीकरण का काम करता है और एल्डिहाइड कीटोन बनाने का मेथड है, इसीलिए यहां पर आंसर क्या रहा, सेकंड रहा। आराम से पढ़ें, मजे लेके पढ़ें, और ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो इतनी बेहतर टेस्ट सीरीज है कि अगर आप इसको भी ढंग से करके जा रहे हैं, और जो मेरी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर हमने क्या पुराने पेपर भी डाल रखे हैं, अब तक जो मैंने पुरानी टेस्ट सीरीज डाल रखी है वो भी सारी डाल रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना, उन सारे क्वेश्चंस को देखना है, चैप्टर को पढ़ना है और टेस्टों को देखना है। जब आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो अपने आप आपको याद होने लगेगा। ये तय मान के चले इस तरह का पेपर आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा, इससे बहुत हल्का पेपर आया है अभी तक। भविष्यवाणी में नहीं करता क्या होगा, लेकिन अभी तक जो हम ये लेबल लेके चल रहे हैं इसकी तुलना में पेपर आसानियां है। अब आपसे ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2NO। देखो ये देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये तो CnH2NO है, और आपको पता है ये Cn ये H2NO, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दुगनी, तो या तो ये एल्डिहाइड की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है, कीटोन्स की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि आणविक सूत्र है C3H6O वाला एक कार्बनिक यौगिक X है जो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता। अब आप सबको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो A है, ये जो A है, ये जो X है, ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड का तो आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, एल्डिहाइड आसानी से एसिड में बदल जाता है। इसका मतलब ये जो मेरा X है ना, X वो हर हाल में कीटोन है, तो इसका मतलब ये मुझे एल्डिहाइड दे रखा है, ये मुझे कीटोन दे रखा है, ये एल्डिहाइड दे रखा है, यानी पहला और चौथा तो हो ही नहीं सकता। अब मेरे पास 2 कीटोन्स आ गए। अब ये कहता है कि आणविक सूत्र वाला C3H6O वाला एक कार्बनिक यौगिक है जो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया ये एसीटोन की बात कर रहा है, यानी ये कीटोन की बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं, तो आपको पता है एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। समझ में आया? तो वो ये कहता है कि जो रिडक्शन पर ये C3H8O बनाता है, आपको दिख रहा है ये C3 है, H कितने हैं, 8 है और O है।
बिल्कुल, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। जो आगे HBr से अभिक्रिया करके जेड देता है, तो आपको पता है आगे अगर आप इसको HBr से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HX से करते हैं तो हम सबको पता है फाइनली क्या बन जाएगा, ये आपका हैलाइड बन जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड बन जाएगा। फिर ये कहता है ये जो जेड बना, जेड देखो हमारा आंसर तो यहीं आ गया, हमारा आंसर तो यहीं पर ही आ जाएगा। कैसे? एक्स तो हमें पता चल गया C3H6O है, और वाई ये एक्स तो हमें पता चल गया कीटोन है, और वाई हमें पता चल गया 2 डिग्री अल्कोहल है। हमें पता चल गया था ये दोनों तो हो नहीं सकते, इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके अंदर 2 डिग्री अल्कोहल है, तो आंसर तो हमारा यही होना है। फिर ये कह रहा है कि जो ये CH3CHOH बना वो HBr से रिएक्शन करेगा, जेड देता है। आपको समझ में आ गया होगा, ये जेड ये वाला हो गया। अब आगे ये जो ग्रीनियर अभिकर्मक में परिवर्तित हो जाता है, ये रहा ग्रीनियर अभिकर्मक में परिवर्तित हो गया। आगे ये जो एल्किल हैलाइड बना, ये आपको पता है मैग्नीशियम से रिएक्शन करके ये कह रहा है कि आगे ग्रीनियर अभिकर्मक में परिवर्तित हो जाता है, और यह ग्रीनियर अभिकर्मक जो बनता है वो X के साथ, यानी ये जो ग्रीनियर अभिकर्मक जो बना वो X के साथ रिएक्शन करके फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल देगा। तो आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड ग्रीनियर रिएजेंट से रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल देता है, एसिटल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देता है, और एसीटोन क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल देगा। फाइनली जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, आपको तरीका सबको पता है, फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आपको उन अणुओं की संख्या छांटनी है जो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। अब देखो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है। हेलोफॉर्म टेस्ट वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनमें मैथिल कीटो ग्रुप हो, पहली बात, और साथ ही साथ वो अल्कोहल देते हैं जिनमें CH3CHOH ग्रुप हो। बस ये दो ऐसे होते हैं जो आपको पता है आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब इसने कहा कौन सा इनमें से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सपोज करो अगर मैं यहां H लगा दूं तो ये CH3CH2OH एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब आपको पता है यहां जो जेड है वो आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो और कोई एल्किल भी ले सकते हो। अगर मान लीजिए मैं यहां मैथिल लगा देता तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाता, ये भी देगा। अब यहां जो जेड है ये भी H या एल्किल हो सकता है। ब्रोमो एसीटोन का मतलब ये वाली बात हो गई, ब्रोमो एसीटोन आप जानते हो ये होता है, और ये ब्रोमो एसीटोन हो गया, तो इसमें भी मैथिल कीटो ग्रुप है तो ये भी देगा। 2 ब्यूटेनॉल देगा, CH3CHOH CH2CH3 2 ब्यूटेनॉल भी देगा। 2 ब्यूटेनॉन भी देगा, CH3CO CH2CH3 2 ब्यूटेनॉन भी देगा। कौन नहीं देगा? ब्यूटेनल देगा क्या? देखो ब्यूटेनल कैसे बनाओगे, ब्यूटेनल आप ऐसे बनाओगे CH3 CH2 CH2 CHO, तो ब्यूटेनल कैसे देगा, इसके पास मैथिल कीटो थोड़ी है, तो ब्यूटेनल नहीं देगा। 2 पेंटेनॉन देगा, बिल्कुल 2 नंबर पे कीटोन रखो और यहां CH2 CH2 CH3 लगाओ, 2 पेंटेनॉन देगा। 3 पेंटेनॉन नहीं देगा क्योंकि उसमें मैथिल कीटो नहीं है। कीटो कितने नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे, ये नहीं देगा। पेंटेनल नहीं देगा, 3 पेंटेनॉल नहीं देगा, तो इसीलिए 4 ऐसे थे जो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। सबको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। यहां आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मेल करना है। सबसे पहले अपने दिमाग में नंबर 1 रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, स्टीफन रिएक्शन है, जिसमें एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड और एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराते हैं। पहले एल्डिमीन बनता है और उसका हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड बनता है, यानी स्टीफन रिएक्शन के द्वारा साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। ये कितनी ही बार रट गया। बेंजोइल क्लोराइड जो है उसका PdBSO4 की उपस्थिति में जब रिडक्शन करते हैं तो एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में बदल जाता है। रिएक्शन को रोजन-मुंड रिएक्शन कहा जाता है। टोलुइन का क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो टोलुइन कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में। रिएक्शन को एटार्ड रिएक्शन कहते हैं।
और बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से फॉर्मुलेशन से बेंजल्डिहाइड बनता है, गाटरमान कोच रिएक्शन कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर, अच्छा क्वेश्चन। पूरे पूरे देखो, मैं आपसे कहूं कि जैसे आरपीएससी की एक क्वेश्चंस में कुछ पसंद है, जैसे पसंद एक ही है, फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, तो वो एक क्वेश्चन जरूर देता है कि इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर बताएं। अब आपके दिमाग में सारी बातें रहनी चाहिए। नंबर एक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इनवर्स होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई और इनवर्स किसके, प्लस आई। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में कौन तेजी से दिखाते हैं, एल्डिहाइड तेजी से दिखाते हैं, किसकी तुलना में, कीटोन्स की तुलना में। क्यों? क्योंकि कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी दोनों तरफ से। पहली बात तो अपने दिमाग में ये रख लें। अब आपके सामने यहां चार चीजें, एक तो आपके सामने है नंबर एक, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाया, दैट इज बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो को जोड़ दिया, इसीलिए नाम बना पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। दूसरा है बेंजल्डिहाइड, बिल्कुल बेंजल्डिहाइड। तीसरा पैरा टोलुएल्डिहाइड, टोलू मतलब मैथिल जोड़ दीजिए, दैट इज पैरा टोलुएल्डिहाइड। और चौथा है दैट इज एसीटोफिनोल। तो स्पष्ट बात है, अभी आपको दिख रहा है ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन्स है। तो कीटोन में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, तो इसीलिए सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एसीटोफिनोन में होगी। तो हमारा आंसर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या फोर्थ होगा। अब ये भी बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात खत्म। अब माइनस आई प्लस आई पर आ जाओ, इस पे प्लस आई लग रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें बेंजल्डिहाइड से कम होगी और इसमें ज्यादा होगी क्योंकि माइनस आई है। तो सबसे ज्यादा आप कहोगे सबसे कम एसीटोफिनॉल, देन पैराटोलुएल्डिहाइड, देन बेंजल्डिहाइड, देन पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अभी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे पिनाकॉल पिनाकोलॉन में। और ये थोड़ा सा लेबल वाली बात है, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर सेकंड आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोनियम आयन बनाएंगे, फिर रिंग का एक्सपांड करेंगे और उसके बाद फाइनली आंसर आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शंस में, 2-3 क्वेश्चन बाद में डिस्कस होंगे। अब ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखो ये वेनिलीन दे रखा है एनसीईआरटी में, ये वेनिलीन जो बेंजल्डिहाइड दे रखा है, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी और मेटा पोजीशन पर मेथॉक्सी लगा रखा है। ये जो वेनिलिन है ध्यान से देखोगे तो इसमें एक तो फिनॉल है और एक इसमें बेंजल्डिहाइड है। तो ये कहता है वेनिलिन NaOH के साथ, देखो NaOH के साथ और टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी अभिक्रिया करेगा। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसमें फिनोलिक ग्रुप है, तो फिनॉल आपको पता है एसिडिक होता है और एसिडिक होने के कारण ये कास्टिक सोडे के साथ रिएक्शन करेगा। और ये जो बच गया बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और अल्फा सॉरी बेंजल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। और आपको पता है एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस को टॉलेन अभिकर्मक को आसानी से क्या कर देते हैं, अपचित कर देते हैं। भाई इसमें बेंजल्डिहाइड है ना, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ठीक है, ये फिनॉल होने के कारण कास्टिक सोडे से रिएक्शन करेगा और टॉलेंस रिएजेंट को बेंजल्डिहाइड आसानी से क्या कर देगा, अपचित कर देगा। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि वेनिलीन एल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है। तो आप सबको पता है एल्डोल कंडेंसेशन वो कार्बोनिल यौगिक दिखाते हैं जिनमें कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और यहां आपको दिख रहा होगा इस कार्बन की वैलेंसी 2 3 4 पूरी हो गई, यानी इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ये
कैनिजारो दिखा सकता है, एल्डोल नहीं दिखाएगा। इसीलिए ए तो ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। तो कथन एक सही है और कथन दो क्या है, गलत है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में क्या मुख्य उत्पाद होगा? देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये फेनिल ग्लाइओक्सेल है और यहां आपको कंसंट्रेट बेस दे रखा है, क्यूएच दे रखा है। ध्यान से देखें तो ये कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है, और ये एक्चुअल में एक ही मॉलिक्यूल्स में कैनिजारो रिएक्शन होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। और अल्फा हाइड्रोजन जब एब्सेंट होते हैं तो ये रिएक्शन क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में एक तरफ तो ये एल्डिहाइड है, देखो ये तो एल्डिहाइड हो गया, और ये ध्यान से देखेंगे तो कीटोन्स है, क्योंकि इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। अब जैसे ही आप क्यूएच डालोगे तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो आप सबको पता है पहली स्टेप में किस पर अटैक करेगा, एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब हमें पता है जिसके ऊपर पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिसके ऊपर पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो तो बदलता है एसिड्स में। किसमें, एसिड में। यानी यहां इस तरह से होगा, समझ में आ गई बात? पाई शिफ्ट किया। अब अगली स्टेप में आप क्या करोगे, हाइड्राइड की क्या करोगे, शिफ्टिंग करोगे यहां। तो देखो ये वाला तो बदलेगा एसिड में, हाँ या ना, ये एसिड में, और ये किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में। भाई कैनिजारो में यही तो होता है, कैनिजारो को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं? एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन। तो ये तो बना अल्कोहल में C6H5CHOH, और ये क्या बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, सेकंड। इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इनमें आपको ये बताना है कि वो कंपाउंड कौन सा है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा NaOH और I2 के साथ या NaOI के साथ पीला ठोस देता है। तो देखो अभी अभी बताया था, जिनमें CH3CHOH ग्रुप हो वो देते हैं, हाँ या ना। ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ ये जो प्रोपेनॉल नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ CHOH ग्रुप नहीं है। हमें पता है, अभी अभी बताया था, वो देते हैं एलोफॉर्म टेस्ट जिनमें मैथिल कीटो ग्रुप होता है। ये मैथिल कीटो नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। हेलोफॉर्म टेस्ट दो ही चीजें देते हैं, मैथिल कीटो या 2 नंबर पे अल्कोहल लगाओ। यहां आप ध्यान से देखें तो यहां भी मैथिल कीटो नहीं है, ये तो प्रोपेनल है। मैथिल कीटो यहाँ 2 नंबर पे कीटो कहाँ है, समझ में आ गई बात? तो इसीलिए इसके अंदर जो टेस्ट देंगे हेलोफॉर्म टेस्ट, वो कौन कौन देंगे, एक तो ए देगा और एक सी देगा। एक पी, एक आणविक सूत्र है C6H12O। मुझे ये पता चल गया कि ये CnH2nO है। इसका मतलब या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। आ रहा समझ में? फिर ये कहता है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब यह है कि ये जो 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन है, इसमें कायरल कार्बन है। जब पी को 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये एक पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CO ग्रुप है या नहीं, इसकी पुष्टि 2,4 DNP टेस्ट के द्वारा की जाती है। इसका मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस है, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन है। हालांकि ये टॉलेंस अभिकर्मक के साथ नकारात्मक परीक्षण देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि एल्डिहाइड तो टॉलेन अभिकर्मक को क्या कर देते हैं, आसानी से अपचित कर देते हैं। इसका मतलब ये चीज कीटोन है। ये चीज क्या है, कीटोन। तो जिस जिसमें एल्डिहाइड है उसको तो क्रॉस कर दो, ये एल्डिहाइड हो गया। फिर पी की संरचना की भविष्यवाणी कीजिए। तो ये कन्फर्म है, ये 6 कार्बन वाला कीटोन है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? अब मुझे कायरल कार्बन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो इसमें तो कायरल कार्बन है नहीं।
इसमें ध्यान से देखोगे तो यहां भी कायरेल कार्बन नहीं है, क्यों? क्योंकि CH के साथ 2 मैथिल लग रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो चौथा आंसर है, ये कायरेल कार्बन है, एक मैथिल एक एथिल, और ये ग्रुप अलग है, हाइड्रोजन अलग। इस क्वेश्चन के अंदर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये इस तरह से होना चाहिए, ये साइक्लोब्यूटेन नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। ये साइक्लोऑक्टेन होना चाहिए। इन्होंने कहा 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोऑक्टेन है। अब आप पहली स्टेप में इसमें अल्कोहलिक QH और सोडामाइड मिला रहे हो, तो याद आना चाहिए, सबने पढ़ा भी होगा कि जो डाई हैलाइड्स होते हैं, इनका जब हम वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण करते हैं, देखो एल्किल हैलाइड का जब आप बी हाइड्रोहेलोजिनीकरण करते हो तब तो एल्कीन बनता है, लेकिन डाई हैलाइड का जब आप बी हाइड्रोहेलोजिनीकरण करते हो तो एल्काइंस बनेगा। इसका मतलब यहां से HBr निकालोगे, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर HBr निकालोगे तो फाइनली एल्काइंस बन जाएगा। अगली स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है इसके ऊपर एसिडिक मीडियम में Hg+2 आयन, और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसका मतलब इसके ऊपर आप वाटर ऐड करोगे। वाटर ऐड करोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये इनॉल फॉर्म में बदल जाएगा। ये जो इनॉल फॉर्म वाली इसमें चलावयता मिलती है, और ये अपने आप को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आ गया होगा समझ में? 1 और 2 नंबर का डबल बॉन्ड, 2 और 3, ये ऐसे बन जाए। उसके बाद जिंक मरकरी और कंसंट्रेट HCl क्लीमेंसन अपचायक है, जो CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली जो आंसर है वो 4 होगा। क्लियर? इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। आपको वो कंपाउंड ढूंढना है जो फेलिंग परीक्षण देता है। हमेशा याद रखना, फेलिंग परीक्षण कौन कौन देते हैं? फेलिंग टेस्ट देते हैं एक तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, और फैक्ट्रोज भी देता है। ध्यान रखना, ये जो आपका बेंजल्डिहाइड है, ये कभी भी फेलिंग टेस्ट नहीं देता, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका। होने को एल्डिहाइड समूह है, और आपको पता है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलेन और फेलिंग दोनों को अपचित कर देते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। कीटोन तो देगा ही नहीं, फेलिंग टेस्ट तो एल्डिहाइड देते हैं। ये फैक्ट्रोज है, ध्यान से देखेंगे तो क्या है, फैक्ट्रोज ये देता है। अभी अभी बताया था एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। चौथा भी देगा, देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड तो तब कहलाते हैं जब एल्डिहाइड बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। यहाँ एल्डिहाइड बेंजीन रिंग से नहीं बल्कि CH2 से जुड़ा है, तो कौन कौन देगा? C, D और निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या होगा? अब यहां पर क्या है, क्षारीय फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता है। तो देखो इस रिएक्शन में दो काम होंगे, एक बार तो आपको एल्डोल करना पड़ेगा, और फिर फाइनली आपको कैनिजारो रिएक्शन भी होगी, यानी यहां पर दो काम होंगे। कैसे? आपको दिख रहा होगा, ये तो है फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्रॉस एल्डोल है। क्या है? क्रॉस एल्डोल, क्योंकि क्रॉस एल्डोल होगा, इसके अंदर हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से मिलेगी ना। बेसिक मीडियम, यहां बन जाएगा कार्बेनाइन,
वो इस पे अटैक करेगा इस तरह से। मैं ऐसे कर लेता हूँ CH2, इसको शिफ्ट किया माइनस और डायरेक्ट जोड़ दिया CH, CH3, CHO, और ये जो O माइनस है उसके साथ फाइनली बाद में ये वाटर से H प्लस ले लेगा। फिर वापस फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है तो फिर रिएक्शन होगी, क्योंकि वापस अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है। ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा, वो यहाँ कार्बन आयन बनेगा। वापस जोड़ देता हूँ, यहां से जुड़ेगा ये। अब अल्फा हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा इसमें। अब आपको पता है यहाँ बेस तो है ही, तो बेस की प्रेजेंस में अब इसके अंदर कैनिजारो रिएक्शन होगी। और जब कैनिजारो रिएक्शन होती है तो हमें पता है कि जो OH माइनस है वो पहले पहले इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जिस पर अटैक पहले करता है वो तो बनता है एसिड। अब यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग इस पर हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। आगे समझ में, इसीलिए इसका आंसर थर्ड का। निम्नलिखित में से क्या उत्पाद प्राप्त होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां जिंक, मरकरी और कंसंट्रेट HCl है, जिसे आप सबको पता है क्लीमेंसन अपचायक पदार्थ कहते हैं। क्लीमेंसन अपचायक, क्लीमेंसन अपचायक क्या करता है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है उस सबको CH2 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखें, एस्टर को नहीं करता। किसको नहीं करता, एस्टर को चेंज नहीं करता। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें COR एस्टर है तो इसको तो चेंज नहीं करेगा, दैट इज एस्टर। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बोनिल समूह है ना, उसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी इसको भी CH2 में और इसको भी CH2 में। तो ये तो हो जाएगा CH2 CH3 और ये हो जाएगा CH3। अरे समझ में आई बात। देखो इसको चेंज नहीं करेगा, ये तो एस्टर रहेगा, लेकिन इस कीटो को चेंज करेगा। अल्कोहल में नहीं करता, एल्केन में करता है, इसीलिए आंसर 4। निम्नलिखित अणुओं पर विचार कीजिए और जल अपघटन की दर बताइए। अब देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चारों एसिड डेरिवेटिव्स है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि किसकी क्रियाशीलता एसिड डेरिवेटिव्स की सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा होती है एसिड हैलाइड की। सबने पढ़ा होगा एसिड डेरिवेटिव्स, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता एसिड हैलाइड की, फिर आपकी एनाइड्राइड की, फिर आपकी एस्टर की, और सबसे कम एमाइड की। एमाइड की पढ़ते चले, बस टेंशन नहीं करें, अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करें, इसीलिए आंसर PQRS रहेगा। यहां आपको यह बताना है कि किससे मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो देखो ये जो एल्किल साइनाइड है, साइनाइड जो है, जब आप इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो सबको पता होगा साइनाइड किस में बदल जाता है, COH में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्रीनियर रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से, सबको पता है फाइनली क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तीसरी रिएक्शन तो रट गई होगी, स्टीफन रिएक्शन है। स्टीफन रिएक्शन से तो साइनाइड किस में बदलता है, एल्डिहाइड में। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। इसीलिए आंसर क्या रहेगा, ए। और यहां आपको वो कंपाउंड बताना है जो सोडियम बाइकार्बोनेट को डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थे। तो ध्यान रखेंगे,
कि इनमें वो कौन सा है जो जिसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालें और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने की संभावना कम हो। तो ध्यान रखें, वो कार्बोक्सिलिक वो एसिड्स जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं, H2CO3 से अधिक अम्लीय, वो सब H2CO3 से जो ज्यादा अम्लीय होते हैं, उन सब में सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप डालोगे तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है, अपने दिमाग में रख लेना। अब एक्चुअल में इसका जो मेन यूज है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में अंतर करने के काम आता है। एक्चुअल में सोडियम बाइकार्बोनेट जब फिनॉल में डालते हो ना तो CO2 गैस बाहर नहीं निकलती। सिर्फ एक इसका अपवाद है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो CO2 गैस बाहर निकलेगी, वरना फिनॉल CO2 गैस नहीं देता। जनरली ये जो है, ये जैसे ये है, ये एक्चुअल में फेनिल अमोनियम क्लोराइड है। तो ये तो क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और H2CO3 तो वीक एसिड होता है, तो उसकी तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने कहा H2SCO3 से जो ज्यादा एसिडिक है, उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर CO2 गैस बाहर निकलती है। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, पिक्रिक एसिड भी देता है, लेकिन ये नहीं देगा क्योंकि ये क्या है? फिनॉल है। कौन सा फिनॉल है? मेटानाइट्रोफिनॉल। वापस वही क्वेश्चन है, कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 उत्पन्न करेगा? अभी अभी मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड तो देते हैं, बताया था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, पिक्रिक एसिड देता है। अभी अभी मैंने कहा था फिनॉल नहीं देता, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। आगे समझ में? फिनॉल नहीं देगा, तो आंसर क्या है? कौन कौन होंगे? A, C और D। एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से गुजरते हैं? ये एसिटाल्डिहाइड है, और ये एसीटोन है। देखो दोनों में मैथिल कीटो है, अरे है नहीं दोनों में मैथिल कीटो, तो दोनों हेलो फॉर्म टेस्ट तो दिखाएंगे। हेलो फॉर्म टेस्ट में ये जो मैथिल है ना, ये आइडो फॉर्म में बदल जाएगा, सेस का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। ये आइडो फॉर्म में बदल जाएगा, सेस एसिड बन जाएगा। कैनिजारो रिएक्शन दोनों नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है। इसमें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 है। कैनिजारो तो तब दिखाते हैं जब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। एल्डोल दोनों दिखाएंगे, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन तब दिखाया जाता है जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट दोनों नहीं दिखाएंगे। एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को अपचित करेगा, कीटोन नहीं करेगा। क्लेमेंसन अपचन दोनों का होगा। क्लेमेंसन कार्बोनिल के CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, CO को CH2 में, इससे एथेन बन जाएगी, इससे प्रोपेन बन जाएगी। तो आंसर हमारा क्या रहा? A, C और E। यहां आपको कुछ वही सीधा सा क्वेश्चन है। अब कुछ F ब्लॉक के क्वेश्चंस को मैंने पुराने टेस्ट में जो आए हुए हैं, पुरानी एग्जाम्स में आपके फर्स्ट ग्रेड में आए, 57 के बाद सारे क्वेश्चन वो हैं जो फर्स्ट ग्रेड में आपके आए हुए हैं। इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे, डिस्कस किए हुए हैं और आपको आते भी हैं। देखिए यहां हमें पता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का परिणाम, परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक जैसे जैसे आपका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, त्रिधनात्मक आयनों की आयनिक त्रिज्या में कमी आती है, उसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। हमें पता है सीरियम का जो एटॉमिक नंबर वो 58 है, लैंथेनम का 57 है, प्रोमेथीमियम 61 है और इटर्बियम 70 है। तो उसकी साइज बड़ी होगी जिसका परमाणविक क्रमांक कम होगा। तो सबसे बड़ा तो इनमें लैंथेनम +3 है, उससे छोटा सीरियम +3, फिर प्रोमेथीमियम +3 और फिर इटर्बियम +3 सबने पढ़ा है। देखिए यूरोपियम +3 का मुझे चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो जब यूरोपियम +3 ग्राउंड स्टेट पर होता है या जब टेम्परेचर लो होता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम आता है।
कैसे आप सबको पता है यूरोपियम +3 ग्राउंड स्टेट में है 63, विन्यास क्या आएगा 4f, वैसे तो होता है 4f7 6s2, 3 चले गए तो इसका विन्यास 4f6 रहेगा। 4f6 4f6 कैसे भरोगे? हमें पता है कक्षक आधे से कम भरे हैं, तो J बराबर लगाया जाएगा L-S। कक्षक आधे से कम भरे हैं तो J बराबर L-S। चुंबकीय आघूर्ण इसी तरीके से तो निकालोगे लैंथेनाइड आयन का, म्यू बराबर G J +1। L की वैल्यू यहां से करोगे +3 +2 +1 0 -1 -2, तो L क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का बीजगणितीय योग। ये तो 0 हो ही गया, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, L की वैल्यू 3। S क्या है? S है टोटल स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2, 6/2, 6/2 का मतलब कितना हो गया 3। तो इसीलिए जब आपका लो टेम्परेचर होगा तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा? 0 के आसपास आएगा यूरोपियम +3 का। अपने आंसर की में चेक कर लेना, आंसर सही कर लेना, और इसका आंसर सेकंड रहेगा। यहां आपको पता है कि ये सीरियम +4 है, सीरियम +4, x -6 बराबर -2, अरे x -6 बराबर -2, हमें दिख रहा है सीरियम +4। और सीरियम +4 के साथ जो नाइट्रेट है वो आपको पता है बाइडेंटेड लिगैंड का काम करता है। हमें पता है कि जो डी ब्लॉक के साथ मोनोडेंटेड लिगैंड का काम करे वो बाइडेंटेड लिगैंड का काम करते हैं एफ ब्लॉक के साथ, क्योंकि लैंथेनाइड आयंस में बैक बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, इसीलिए ये किलेटिंग लिगैंड बनाना पसंद करते हैं। और यहाँ नाइट्रेट बाइडेंटेड लिगैंड का काम करेगा, इसीलिए यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आता है? 12 आएगा। यहां आपको दिखाई दे रहा है ये थोरियम है, और ध्यान से देखेंगे तो ये थोरियम +4 है, और यहां थोरियम +4 के साथ 6 नाइट्रेट जुड़े हैं, बाइडेंटेड लिगैंड का काम करेगा, 6 दूनी 12, और 12 की स्ट्रक्चर आप सबको पता है क्या होती है? आइकोसाहेड्रल। यहां आपको कुछ लैंथेनाइड आयंस दे रखे हैं और आपको उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान बताने हैं। तो देखो हमेशा याद रखें, सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होता है डाइस्पोरॉस्मियम +3 का, यह आपको मिलेगा होल्मियम +3। अगर ये दोनों नहीं मिले ना, तो सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण फिर आपको गैडोलिनियम +3 का मिलेगा। उसका कारण है गैडोलिनियम +3 में जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू स्पिन निकालते हो वो √n+2 से निकल जाता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसके लिए L की वैल्यू 0 निकलती है। क्लियर है? आई बात समझ में? और यहां आप 7 अयुग्मित होते हैं ना, इसमें 7 2 9 9 7 63, तो आंसर 7.94 आता है। तो वैसे ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा डाइस्प्रोस्मियम होल्मियम, और थर्ड नंबर पे आपका कौन आता है? गैडोलिनियम आता है। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण यहाँ गैडोलिनियम का ही होगा। वैसे मैं डाटाबेस आपको वैल्यू लिखा देता हूँ, थोड़ा सा डाटाबेस जब आप पेपर को करें तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो सकता है याद आ जाए हल्का सा। ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे याद रहनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं, इस सीरियम +3 का फाइनली निकलता है 2.54, इस इटर्बियम +3 का निकलता है 4.90 4.50, और आपका थूलियम का जो निकलता है वो निकलता है 7.56, और इटर्बियम का आपको गिडोलिनियम का बता ही दिया 7.94 के आसपास। ये थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए चुंबकीय आघूर्णों का। चला आगे, वो वापस क्वेश्चन आ गया, थोरियम +4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आइकोसाहेड्रल। सीरियम के साथ एसिटाइल एसीटोनेट है, ये जो एसिटाइल एसीटोन है
ये भी यहाँ बाइडेंटेड लिगैंड का काम करता है, ये होता है एसिटाइल, और ये एसीटोनेट, ये भी बाइडेंटेड लिगैंड का काम करता है। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा सीरियम +4 का, वो आएगा 8, और 8 की स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होती है, स्क्वायर एंटीप्रिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो ये बात सही है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसके अंदर होती है, एक्टिनाइड्स में होती है, क्योंकि एक्टिनाइड के अंदर हमें पता है +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से अधिक होता है, ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि जो एफ कक्षक होते हैं ना, उनका शील्डिंग इफेक्ट 4f की तुलना में पुअर होता है, तो नाभिक क्या करता है, ज्यादा खींच लेता है। देखो एक्टिनाइड की जो मोलर चुंबकीय सुग्राहिता होती है वो लेंथेनाइड से अधिक होती है, ये बात भी सही है। मोलर चुंबकीय सुग्राहिता का मतलब ये होता है कि अगर इसके 1 मोल को ले लिया जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा तो ये आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण जो बाहर के एनवायरनमेंट है उनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए सेकंड आंसर सही नहीं है। एक्टिनाइड के लिए जो आपको स्पेक्ट्रमी रेखा मिलती है ट्रांजैक्शन के दौरान, वो लेंथेनाइड की तुलना में अधिक तीक्ष्ण नहीं होती, अधिक तीक्ष्ण नहीं होती बल्कि कम शार्प होती है। यहां आपसे पूछा है कोश आधे से कम भरा हुआ है, तो सबको पता होता है J बराबर क्या लगेगा, L-S। सबने पढ़ा है जो लेंथेनाइड आयंस हैं, इनके जब हम FF ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय जो हमें इनकी स्पेक्ट्रा मिलते हैं या जो पीक मिलती है वो सबने पढ़ा होगा शार्प मिलती है, और जबकि जो डी ब्लॉक्स के अंदर जब DD ट्रांजैक्शन होता है उस समय जो आपको स्पेक्ट्रा मिलता है उसकी जो पीक मिलती है वो ब्रॉड मिलती है। तो ये कह रहा है कि जो लेंथेनाइड आयंस के स्पेक्ट्रा के अंदर जो एब्जॉर्प्शन पट्टिकाएं मिलती हैं वो बहुत शार्प मिलती हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, जो ये 4f के इलेक्ट्रॉन है, 4f के जो इलेक्ट्रॉन है वो 5s और 5p कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रभावी रूप से परिरक्षित रहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो ये 4f के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बहुत अंदर धसे रहते हैं, और एनवायरमेंटल जो भारी एनवायरमेंटल फैक्टर है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी लेंथेनाइड को चेंज कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि इसके अंदर जो मुझे जो पीक मिलती है वो, या मैं कहूं जो पट्टिका मिलती है वो कैसी मिलती है, शार्प मिलती है। इसीलिए ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सबको पता है जिरकोनियम और एफनियम को सेपरेट नहीं कर सकते, यारी जरा निभा, या मैं कहूं जैसे अपन कहते हैं ना, टी जरा हाफ। और ये भी कंफर्म है कि जिरकोनियम और एफनियम एक ही ग्रुप में आते हैं। तो जिरकोनियम और एफनियम को सेपरेट हम इसीलिए नहीं कर सकते लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही क्या नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं। एक्टिनाइड श्रेणी में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ता है। ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप थोरियम 90 से लुटीशियम 103 की तरफ जाते हैं, सॉरी लॉरेंसियम 103 की तरफ जाते हैं, तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है और साइज में लगातार कमी आती है। और उसका रीजन सबको पता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो 5f इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है, और वीक शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण नाभिक संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करता है और साइज में लगातार क्या आती है, कमी आती है। IR4CO12, इसके अंदर आपको मेटल मेटल बॉन्ड बताना है। मैं वैसे स्ट्रक्चर भी बता चुका, ये तो आपको याद भी होना चाहिए। और हर के साथ कितने सीओ जोड़ देना, 3 3। आगे समझ में? तो इसके अंदर मेटल मेटल कितने बॉन्ड है, 6।
Fe2CO9, तीन तीन तीन। तो क्या पूछा है? टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप। ट्राई एल्किल टिन हैलाइड, टिन के जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, कितनी बार आ गया? ये मेनली वुड प्रिजर्वेशन में, लकड़ी को खराब होने से बचाने में, साथ ही साथ फंगीसाइड होते हैं। फेरोसिन के लिए क्या बात सही नहीं है? पहली बात, सैंडविच कंपाउंड है, बिल्कुल सैंडविच कंपाउंड है, यही तो है फेरोसिन। यहाँ Fe पर जो चार्ज है वो +2 होता है, क्योंकि आपको पता है ये साइक्लो पेंटाडाइनिल। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d6। और साइक्लोपेंटाडाइनिल के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं इस तरह से। यानी संकरण जो मिलता है ना इसमें, वो D2sp3 मिलता है। तो ये भी ठीक है, सैंडविच है, ये भी ठीक है। और ये NaOH जल और HCl के प्रति इनएक्टिव होता है, ये भी ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, ये प्रॉपर्टी याद करनी है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से बिल्कुल वैसी है जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर इन शेप, ये आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में आपको पता है ये मेथिल न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर देंगे, इस C के साथ CH3, O- MgBr, सही है ना? सॉरी, कार्बन डाइसल्फाइड है ना, SOS, यही तो होगा भाई। क्या करोगे? पाई की शिफ्टिंग कर दोगे, तो यहां तो लग जाएगा CH3, और इस O- के साथ क्या लग जाएगा? MgBr। फिर अगली स्टेप में ये Mg+, ये माइनस। इसके साथ तो पानी का OH और इसके साथ H, ये बनेगा। इसको बोलते हैं डाइथायोएथेनोइक एसिड। दो थायो दिख रहे हैं ना, तो डाइथायोएथेनोइक एसिड। साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन FeCP2 के संबंध में क्या बात सही नहीं है? आपको पता है आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 आता है, सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं, मेटलोसिन कहते हैं, ये सही नहीं है। ये ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता है क्या आता है, +2। तो उम्मीद करता हूँ आज का पेपर सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। और संडे का टेस्ट अब अपन संडे को टेस्ट देंगे, और आगे जो डिस्कस करेंगे वो मंडे को करेंगे। और मैक्सिमम हमने फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी कुछ कर लिया है, अब 2-3 टॉपिक हमारे रह रहे हैं। एक फोटो केमिस्ट्री रह रही है, एक हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोथर्मो, और एक हम एपॉक्साइड्स की बात करेंगे। तो अब अभी अपने पास इस महीने में, या मतलब धीरे धीरे अपन अगले वीक में फोटो केमिस्ट्री कर लेंगे, फिर अगले वीक में इलेक्ट्रोथर्मो, और फिर दैट्स ऑल खत्म, आराम से हो जाएगा। आप आ तो रही हैं, करते चलो।